ऑडियो क्लियर है? ठीक है जी। तो ऑडियो क्लियर है और शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और अपने इस क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। देखिए, आज हमारे इस बैच की सबसे पहली क्लास है और इस सबसे पहली क्लास में ना हम सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर आपके ऑफिशियल सिलेबस में बेसिक फंडामेंटल कंप्यूटर लिखा आ रहा है, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन लिखा हुआ आ रहा है, या आईसीटी भी अगर लिखा हुआ आ रहा है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो इन सभी का मतलब यही होता है कि आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर यानी कि कंप्यूटर की संरचना वाले चैप्टर से ही पढ़ाई करना शुरू करना होगा। ठीक है, ये सबसे पहला चैप्टर होता है बेसिक फंडामेंटल कंप्यूटर का। तो हम है ना अपने इस बैच में यहीं से तैयारी शुरू करेंगे, यहीं से पढ़ना और समझना शुरू करेंगे। ठीक है, बाकी देखो, मैं आपको है ना कुछ पॉइंट बता दूं फिर आगे पढ़ाना शुरू करूंगा कि आपके बैच में ना मैं हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको क्लासेस दूंगा, प्रैक्टिस की क्लासेस, पीडीएफ क्लास, पीडीएफ, एमसीक्यू पीडीएफ, सब आपको बैच के अंदर ही मिल जाएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट इसके अलावा भी एक छोटा सा काम आपको ज़रूर करना है। मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ पर है ना PYQ प्रैक्टिस कराता रहता हूँ जैसे मुझे समय मिलता है। प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस दो तरीके से। आप जैसे ही मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो सबसे पहले आपको एक कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाना है। वहाँ आपको क्वेश्चन मिलेंगे विद ऑप्शंस, आप उन्हें ट्राई कीजिए तो आपको लगेगा कि हमारा एक मॉक टेस्ट हो रहा है या डेली बेसिस पर मॉक टेस्ट हो जाता है, क्योंकि मैं डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस वहाँ पर डालता रहता हूँ। फिर आप चले जाओ वहाँ एक प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में यूट्यूब चैनल के, तो वहाँ एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको MCQ प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम के नाम से। उसमें जितनी क्लासेस हैं और आए वो सारी देखनी है आपको, क्योंकि वो सब PYQ के प्रैक्टिस है वहाँ पर। ठीक है, प्रैक्टिस क्लासेस हैं। तो ये काम ज़रूर और करना है, बाकी तो बैच के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, एक बात और, अगर आपको मेरा पढ़ाना समझाना समझ में आता है तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारी एप्लीकेशन को एक 5 स्टार की रेटिंग दे दीजिएगा। दे सकते हैं आप, और एक चाहें तो छोटा सा कमेंट भी लिख दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड वंस अगेन नमस्कार सभी को नमस्कार। ठीक है जी, देखो हमारे इस बैच में सबसे पहला जो चैप्टर स्टार्ट होगा उसका नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर बेसिक फंडामेंटल का सबसे पहला चैप्टर होता है। ठीक है, और इसे हिंदी में कंप्यूटर की संरचना कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर की संरचना ऐसा भी आप बोल सकते हैं। अब देखो, कंप्यूटर आर्किटेक्चर को है ना शुरू कैसे करें, इस चैप्टर को पढ़ना कैसे शुरू करें, या कंप्यूटर को ये ना कहाँ से शुरू करें। तो जैसे कुछ लोग ये कहते हैं ना सर हमें कंप्यूटर का सी भी नहीं आता, तो बिल्कुल शुरू से पढ़ाइएगा, शुरू से समझाइएगा। तो मैं बिल्कुल शुरू से ही पढ़ाऊंगा या समझाऊंगा, बट कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल तरीके से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें ना किसी किताब की रटी रटाई बातों को है ना लिखवा दें, या फिर आपको उनकी PDF फाइल बना के दे दें और आपसे भी कह दें रट लो इनको, और समझ में कुछ भी नहीं आया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल तरीके से पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी किताब में एक लाइन लिखी हुई है उसी का क्वेश्चन बना के पूछ लेंगे, है ना। किताब में या इस सब्जेक्ट में कोई टॉपिक है, उसके बारे में आप कितना जानते हो, किस किन किन तरीकों से जानते हो, ये सब चीज़ें ना आजकल पेपर में पूछी जा रही हैं, यानी लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल तरीके से। ठीक है जी, समझ में आ गई सभी को। तो है ना वो जो किताबी भाषा ना वो मैं आपको ऐसे नहीं करवाऊंगा कि लिखवाने लग जाऊंगे, लिखो बेटा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसका इस्तेमाल कैलकुलेशन यानी गणना करने के लिए किया जाता है। तो ये सब तो किताबों में भी लिखा है और ऐसी बातें आजकल पूछी भी नहीं जाती हैं, है ना। तो जहाँ ये जो मेरा मेन मोटो है, जो या ऐसे समझ लीजिए कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो इस तरीके से है कि आपको है ना कम से कम चीज़ों में या कम से कम चीज़ लिखवा कर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं आपको समझाऊं। यानी बोर्ड पर या हम PDF में उतना ही लिख कर देंगे आपको, या कंटेंट आपको मिलेगा जिसको समझने के बाद है ना या पढ़ने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएं। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना, मतलब पूरी की पूरी किताब को है ना लिखवा दिया जाए, बोल दिया जाए, तो ये भी है ना कोई तरीका नहीं है ना। ऐसा तो खुद भी रीडिंग लगा सकते हैं हम किताब से, तो वो काम हमें नहीं करना। ठीक है ना, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जितना कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल तरीके से चीज़ों को समझाऊँ उतना मैं समझा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, और कोई भी दिक्कत डाउट हो तो आप आराम से मुझसे पूछते जाइएगा। देखो भाई, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इस चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे बेटा एक शब्द से, और वो है डिजिटल कंप्यूटर।
क्योंकि देखो आज के समय हम जिन कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो उनको डिजिटल कंप्यूटर के नाम से ही बोला जाता है। यानी कि अगर आप कोई भी कंप्यूटर उठाएं, देखें, तो उसको है ना डिजिटल कंप्यूटर के नाम से ही बोला जाएगा, डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है भाई। अब एक बात ये आती है कि सर जो आज के डेट में हम जितने भी कंप्यूटर देख रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उन सबको डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है, तो इसका मीनिंग क्या है बेसिकली। तो देखो, कोई भी कंप्यूटर हो आज की डेट में, उसे आप चलाते तो इलेक्ट्रिसिटी से ही है, यानी बिजली से ही चलाना पड़ेगा आपको, है ना। चाहे भले ही आप है ना उसको बाद में कोई डिजिटल कंप्यूटर कह दो, बट चलाना उसे बिजली से ही पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। पहले कुछ छोटी मोटी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। देखो, अगर आज की डेट में मेरे पास कोई कंप्यूटर है, तो उसे अगर मैं डिजिटल कंप्यूटर कह रहा हूँ, तो उस डिजिटल कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट किस तरीके से तैयार हुआ है वो थोड़ा सा समझिए। देखो, डिजिटल कंप्यूटर को है ना बेसिकली साइज के अकॉर्डिंग पहले तो कैटेगराइज किया गया है। जैसे कई बार दिमाग में ये भी तो आता है कि सर मेरे पास जो कंप्यूटर है या मेरे दोस्त के पास कंप्यूटर है, क्या वही कंप्यूटर है ना किसी सर्वर या सुपर कंप्यूटर के केस में भी होता होगा, या वहाँ कोई बड़े पावरफुल कंप्यूटर होते होंगे, या फिर सर हमने तो कोई मेन फ्रेम या मिनी कंप्यूटर का नाम भी सुना है, या हमने तो सर है ना कोई सर्वर कंप्यूटर का नाम भी सुना है, या कोई और भी कंप्यूटर का नाम सुना है ना। तो इस तरीके के ना हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं कि क्या सभी जगह पूरी दुनिया में हमारे जैसा ही कंप्यूटर जो हम देखते हैं यूज़ करते हैं वही यूज़ हो रहा है। भाई मेरे पास अगर कोई लैपटॉप है, तो क्या मेरा जैसा लैपटॉप पूरी दुनिया में हर जगह यही इसी तरीके का कंप्यूटर इस्तेमाल में लाया जा रहा है? तो आंसर है नहीं। डिजिटल कंप्यूटर जो हम यूज़ कर रहे हैं आज की डेट में, उनके कैटेगराइजेशन कर रखे हैं। जैसे एक नाम आपको मिलेगा यहाँ पर सबसे पहला, जिसे सुपर कंप्यूटर के नाम से बोला जाता है, यानी सबसे बड़े और सबसे पावरफुल कंप्यूटर। ठीक है, इनको हिंदी में भी सुपर कंप्यूटर ही बोलेंगे। ठीक है बेटा, ये दुनिया के सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं और साइज में बहुत बड़े होते हैं। अगर आप है ना गूगल पे सर्च करके देखोगे, तो वहाँ पर आपको सर्वर कंप्यूटर की ना जो इमेजेस फोटो दिखाई देंगी, उसमें बड़े बड़े हॉल दिखाई देंगे जिसमें अलमारियाँ टाइप की खड़ी रहती हैं, और उन्हीं अलमारियों में मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम, रोम सब लगे होते हैं। तो उसी पूरे बड़े से हॉल को, पूरी बड़ी सी बिल्डिंग को है ना सुपर कंप्यूटर के नाम से बोला जाएगा। कुछ जानकारी ले लेते हैं थोड़ी बहुत कि सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल बेसिकली किस लिए किया जाता होगा। एक सिंगल आंसर देना है आपको, कुछ कम शब्दों में सिंगल आंसर देना है। तो हम ये कह सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल क्रिटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए किया जाता है, यानी कठिन से कठिन गणनाओं को हल करने के लिए। जैसे उदाहरण के लिए अगर है ना हम वेदर फॉरकास्टिंग की बात करें, यानी कि मौसम विभाग की बात करें, ये मौसम जानकारियों की बात करें, तो वो सुपर कंप्यूटर के द्वारा ही कैलकुलेशन करके हमें बताई जाती है। जैसे भारत का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है ना, सुपर कंप्यूटर्स का ही इस्तेमाल करके मौसम की जानकारियाँ बता देता है, मौसम की भविष्यवाणी कर देता है। ठीक है, कुछ विशेष प्रकार की क्रिटिकल दवाइयों की डिज़ाइन बनाने में सुपर कंप्यूटर की हेल्प ली जाती है। या एक शब्द होता है फ्लूइड डायनेमिक्स। ये क्या होता है? ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोडायनेमिक्स और एरोडायनेमिक्स। हाइड्रो शब्द का मतलब होता है तरल, पानी कह सकते हैं उसे, और एरोडायनेमिक्स का मतलब होता है गैस। तो पूरे ब्रह्मांड में, ये नहीं पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी रिसर्च चल रही है तरल पदार्थ की, उनकी कैलकुलेशन के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। और पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जितनी भी गैसियस फॉर्म की रिसर्च चल रही है, तो उनकी कैलकुलेशन के लिए भी सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। तो मोटा मोटी बात आप यहाँ पर ये कह सकते हैं, मुद्दे की बात ये है कि सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल है ना क्रिटिकल से क्रिटिकल कैलकुलेशन को हल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर यही होता है। इसके बाद है ना एक और कैटेगरी आई कंप्यूटर की, डिजिटल कंप्यूटर के अंदर ही, जिसको नाम दिया गया बेटा मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, इसमें इसको हिंदी में भी मेन फ्रेम ही कहा जाएगा। कंप्यूटर के जो ज़्यादातर शब्द या शब्दावली है ना, उनमें हिंदी और अंग्रेजी के नाम दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? देखो, मेन फ्रेम कंप्यूटर भी पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं, बट इसमें मेन फ्रेम शब्द का मतलब होता है एक बड़ा सा लार्ज कैबिनेट। जैसे एक बड़ा सा लार्ज कैबिनेट या डब्बा टाइप का बनाया जाए और उसमें पूरी मशीनरी को फिट कर दिया जा रहा है, यानी आपके सामने एक पर्टिकुलर मशीन टाइप की दिख रही है, तो उसी को मेन फ्रेम कंप्यूटर के नाम से बोला जाता है। आज की डेट में अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर को यूज़ भी किया जा रहा होगा कहीं पर, तो एज ए सर्वर कंप्यूटर इस्तेमाल में लाया जाता है।
अब आप बोलेंगे ये सर्वर क्या चीज़ होती है? देखो ये भी है ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप साइड में कहीं पर, या सुन लीजिए अभी फिलहाल। देखो अगर हमसे ये कहा जाए कि कोई कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर है, तो इसका मीनिंग ये होता है कि एक ऐसा कंप्यूटर जो अपने से जुड़े हुए कंप्यूटर्स को सर्विस प्रदान कर रहा हो। बट सर्वर कंप्यूटर की कोई लिमिट नहीं होती कि ये बड़े से बड़ा होगा या छोटे से छोटा होगा, ऐसा नहीं है। किसी भी कंप्यूटर को सर्वर कंप्यूटर बनाया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए ये मान लीजिए कोई कंप्यूटर है और इससे है ना 3 कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक है। अब ये वाला कंप्यूटर छोटे से छोटा हमारे नॉर्मल जो कंप्यूटर होते हैं इनके जैसा भी हो सकता है, बड़े से बड़े कंप्यूटर सेटअप भी को भी सर्वर कहा जा सकता है। जैसे अगर आप गूगल के, व्हाट्सएप के, यूट्यूब के, इंस्टाग्राम के सर्वर कंप्यूटर को देखेंगे ना, तो ये सुपर कंप्यूटर के बराबर ही बड़े कंप्यूटर्स होते हैं। ऐसा ही सेटअप आपको दिखाई देगा। और अगर आप सर्वर कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो उसमें एक लैपटॉप को या किसी नॉर्मल से साधारण कंप्यूटर को भी सर्वर बनाया जा सकता है। बट कंडीशन बस यही है कि अगर इस कंप्यूटर को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर सर्वर बनाया गया है तो ये अपने से जुड़े हुए कंप्यूटर्स को सर्विस प्रोवाइड करेगा। सर्विस को यहाँ पर डेटा कहते हैं, यानी कि इन कंप्यूटर्स को जब भी आवश्यकता पड़ेगी ये कंप्यूटर उनको डेटा प्रोवाइड कर देगा। समझ में आ गई बात? तो एक बात और ध्यान रखना कि अगर ये मुख्य कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर कहला रहा है जो इन सबको डाटा या सर्विस दे रहा है, तो इन कंप्यूटर को क्लाइंट कंप्यूटर के नाम से बोल दिया जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? हिंदी और इंग्लिश में क्लाइंट कंप्यूटर कहा जाता है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन होता है क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर, ठीक है, या क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी इसको बोल देते हैं। ये बात समझ में आ गई या नहीं? तो सर्वर कंप्यूटर का मतलब वो कंप्यूटर जो अपने से जुड़े हुए कंप्यूटर्स को सर्विस यानी कि डेटा प्रदान करता हो, तो उसे सर्वर कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक। तो अगर आज की डेट में कहीं भी कोई मेन फ्रेम कंप्यूटर यानी कि एक बड़े से लार्ज कैबिनेट में पूरी मशीनरी फिट की गई हो, तो उसे मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा जाता है। तो अगर कहीं यूज में लाया जा रहा है तो वो एज ए सर्वर कंप्यूटर यूज में लाया जा रहा होगा, ठीक है। इसके बाद डिजिटल कंप्यूटर की कैटेगरी मैंने एक नाम और भी आया जिसको बोलते हैं मिनी कंप्यूटर, ठीक है। देखो 1970s का समय चल रहा था, 1970 शुरू हुआ था एक तरीके से, तो 1970 से थोड़ा समय पहले की बात और फिर 1970 के बाद की बात, उसी 1970s के आसपास का टाइम चल रहा था। तब है ना कंप्यूटर का साइज छोटा होने लग गया, मतलब कंप्यूटर साइज में छोटे होने लग गए। पहले तो बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, है ना, फिर साइज में छोटे होने लग गए, तो उन छोटे कंप्यूटर को फिर कहा गया मिनी कंप्यूटर्स। इतने भी छोटे नहीं थे कि आज के समय के जो लैपटॉप या टैबलेट आप यूज़ करते हैं बिल्कुल ऐसे ही थे, नहीं, साइज में छोटे थे जिनको थोड़ा सा कैरी करने में आसानी होती थी, उठा के इधर से यहाँ रख दो, ऐसा कर सकते थे। तो 1970s यानी कि 1970 के दशक में बनने वाले कंप्यूटर्स को मिनी कंप्यूटर कहा गया था। मिनी कंप्यूटर का यूज़ है ना अगर आज भी कहीं यूज़ किया जा रहा है तो इसका इस्तेमाल भी सर्वर कंप्यूटर की तरह ही किया जाता है। तो सर्वर क्या होता है वो मैंने अभी आपको समझाया था, ठीक है। और इसके बाद फिर कंप्यूटर का साइज और छोटा होता चला गया, तब फिर एक नाम रखा गया, दैट इज माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर को हिंदी में भी माइक्रो कंप्यूटर कहा जाएगा। और ये शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैसे समझाता हूँ। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हम आज की डेट में किन कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे हैं या जो कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं उस कैटेगरी का नाम क्या है, तो आंसर है माइक्रो कंप्यूटर। जैसे किसी भी जगह पर टेबल के ऊपर परमानेंट रखा हुआ कंप्यूटर अगर आप देख रहे हैं, जैसे किसी कंप्यूटर लैब में या किसी साइबर कैफे में या आपके घर में ही टेबल पे परमानेंट एक जगह कंप्यूटर का जो सेटअप रखा हुआ दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? उसे डेस्कटॉप कंप्यूटर के नाम से बोलते हैं। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर बेसिकली माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। इसके अलावा है ना अगर आपके पास कोई लैपटॉप है या अगर इसके अलावा आपके पास कोई नोटबुक नाम का कंप्यूटर है तो वो भी माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। देन अगर आपके पास कोई टैबलेट है, आजकल टैबलेट का ज़माना भी चल रहा है जिसको शॉर्ट में टैब भी कहा जाता है, तो अगर ये है तो इसको भी माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। देन आफ्टर अगर आपके पास कोई स्मार्टफोन भी है तो वो भी माइक्रो कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल होता है। आप बोलेंगे सर फ़ोन भी कंप्यूटर कहलाता है क्या? देखो हरियाणा में कहावत है ना कि हमारा मतलब दंगल मूवी में शायद ये डायलॉग था, हरियाणा की एक कहावत दिखाई गई थी वहाँ पर कि हमारी छोरियाँ भी छोरों से कम है क्या। दंगल मूवी में एक डायलॉग था कि हमारी छोरियाँ भी छोरों से कम है क्या।
हरियाणा की कहावत दिखाई है, उसमें कहानी दिखाई है। तो उसी तरीके से आप यहाँ पर भी कह सकते हैं कि हमारा स्मार्टफोन किसी कंप्यूटर से कम है क्या। देखो, किसी कंप्यूटर के द्वारा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, मूवी, सॉन्ग, गेम, पीडीएफ, इंटरनेट, यही सब तो किया जाता है। तो यही सारा काम आज की डेट में किसी स्मार्टफोन से हो जाता है। हाँ, आप स्मार्टफोन के अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, मूवी, सॉन्ग, पीडीएफ, गेम, इंटरनेट सब चला सकते हो। तो जब ये सारे के सारे काम कर रहा है तो ये भी एक कंप्यूटर का एग्जाम्पल हुआ है, नहीं? बिल्कुल। तो स्मार्टफोन भी हमारा माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। और इसके अलावा एक एग्जाम्पल और भी हम यहाँ पर लिखेंगे, दैट इज साइंटिफिक कैलकुलेटर। साइंटिफिक कैलकुलेटर, ये क्या होता है जी? देखो, साइंटिफिक कैलकुलेटर नॉर्मली सभी लोगों के पास नहीं होते हैं। ये जो इंजीनियरिंग वगैरह के स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास मिल जाएगा, या जो एमएससी मैथमेटिक्स वगैरह कर रहे होते हैं उनके पास मिलेगा। एक नॉर्मल सा कैलकुलेटर तो आपने देखा ही होगा, जो परचून वगैरह की दुकान पे या आपके घरों में भी मिल जाएगा, जिसमें प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आप कर लेते हो। तो एक साधारण नॉर्मल कैलकुलेटर होता है जिसमें बेसिक से वही 4 अर्थमेटिक ऑपरेशन हो जाते हैं, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। बट एक साइंटिफिक कैलकुलेटर ऐसा भी है जिसके अंदर गणित की इक्वेशंस यानी कि समीकरणों को भी हल किया जा सकता है। तो उसको बेसिकली साइंटिफिक कैलकुलेटर कहते हैं, जो कि एक स्पेशल पर्पज से इस्तेमाल में लाया जाता है। तो वो भी है ना आज की डेट में माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है। तो अब मेरे से ये पूछा जाए कि डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण बताइए, है ना? तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि डिजिटल कंप्यूटर को है ना इन कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। फिर आपसे बोला जाएगा ये क्या है, तो ये भी हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया कि कहाँ पर कैसे यूज़ होते हैं। फिर पूछा जाएगा कि माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण बताइए। जैसे कुछ समय पहले ना एक पेपर हुआ था जहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि इनमें से माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण बताइए, तो इनमें से कोई एग्जाम्पल पूछा था, या फिर शायद ऐसे पूछा था कि ये जैसे लैपटॉप लिखा हुआ है या नोटबुक लिखा हुआ है, तो ये किस कंप्यूटर का उदाहरण है? तो नोटबुक या लैपटॉप को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से ना आपको ये कैटेगरी और इनका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो नोट कर लीजिए। बाकी देखो, अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं या आपका मन नहीं है नोट करने का तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। आपके बैच में मैं आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर की कंप्लीट क्लास पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, जिसको आप डाउनलोड करके उसे आप किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं। मोबाइल में पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर में पढ़ सकते हैं, या प्रिंट आउट निकलवा कर भी रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। तो फाइनली हमें ये समझ में आ गया। अच्छा, एक बात और समझिए, जैसे इसे मान लीजिए ए, माइक्रो कंप्यूटर शब्द को मान लीजिए बी, और इन सबको मान लीजिए सी, है ना? तो अगर हमसे ये कहा जाए कि ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, तो ए का रिलेशन सी से भी तो हो जाएगा ना। तो यानी अगर ये कहा जाए कि इन सभी कंप्यूटर को एक नाम से बोलो, क्या बोला जा सकता है? तो इन सभी कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर भी तो कह सकते हैं ना भाई। डिजिटल कंप्यूटर के अंदर एक कैटेगरी है माइक्रो कंप्यूटर, और माइक्रो कंप्यूटर के ये एग्जाम्पल हैं, तो हम इन एग्जाम्पल को डिजिटल कंप्यूटर भी कह सकते हैं। यानी सबसे पहले ऐसे कहेंगे कि ये सारे डिजिटल कंप्यूटर हैं, और डिजिटल कंप्यूटर में भी माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अब समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ है ना आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो आज की डेट में हम माइक्रो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। माइक्रो शब्द का मतलब छोटा होना होता है। तो मिनी कंप्यूटर से भी और जैसे ही छोटे छोटे कंप्यूटर बनाने लग गए तो उनको माइक्रो कंप्यूटर कहा जाने लगा। ठीक है, और इन्हीं सबका इस्तेमाल हम आज की डेट में करते हैं। ठीक है भाई, नोट हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। देखो, ये तो है ना शब्द हमें देखने व सुनने को मिलता ही रहता है, दैट इज डिजिटल कंप्यूटर, या ऐसे हमने कई बार सुना है कि हम आज की डेट में जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, या पूरी दुनिया में जो कंप्यूटर इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं उनको डिजिटल कंप्यूटर के नाम से बोला जाता है। तो उसका कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। बट अब है ना इस डिजिटल शब्द का मीनिंग भी समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका इस शब्द का मतलब क्या है डिजिटल का? चलिए समझाता हूं। देखो, ये बात हम सभी लोगों को पता होनी चाहिए कि हमें अपने कंप्यूटर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई की आवश्यकता है, यानी हमें बिजली की आवश्यकता है चलाने के लिए। बिना बिजली के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के कंप्यूटर तो चलेगा नहीं। और जब जैसे ही हम है ना इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, बिजली की बात करेंगे, तो उस बिजली को या इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर लें, अगर हम अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर लें, यानी कि हम जैसे चाहे वैसे करंट को छोड़ें, है ना, तब वहां पर हम एक कॉन्सेप्ट तैयार कर लेते हैं डिजिटल कंप्यूटर का। कैसे, समझाता हूं। देखो, पहले तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर डिजिटल शब्द बोला जा रहा है या डिजिटल शब्द आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होता है,
तो आप ये बोलिए कि डिजिटल शब्द का जो कॉन्सेप्ट है ना वो शुरू हुआ है, या कॉन्सेप्ट है ना वो बेस्ड है बाइनरी शब्द पर। ठीक है जी, हिंदी में भी इसको बाइनरी कहा जाता है। ठीक है, जैसे ना मैथमेटिक्स आप यूज करते हो, गणित पढ़ते ही होंगे, तो जब आप गणित पढ़ते हैं तो वहां जो भी नंबर्स आप लिखते हो उसको डेसिमल नंबर्स कहा जाता है। डेसी शब्द का मतलब 10, डेसी का मतलब है 10। तो वैसे यहाँ पर बाई शब्द का मतलब होता है 2 से, यानी कि आप एक ऐसा नंबर सिस्टम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे जिसमें आपके पास केवल 2 ही चॉइसेस होंगी। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि डिजिटल शब्द का मीनिंग क्या है, तो हम लिखेंगे या बोलेंगे कि इसका डिजिटल शब्द का कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन किस पर आधारित है, बाइनरी शब्द पर आधारित है। और बाइनरी शब्द को कहने का मतलब ही होता है 0 या 1 से। भाई बाइनरी में बाई शब्द का मतलब 2 से है ना, यानी आपके पास किसी भी नंबर को लिखने के लिए 2 चॉइसेस हैं। कौन कौन सी, 0 या फिर 1। एक पॉइंट और ध्यान रखना कि अगर आपके सामने 0 लिखा हुआ है तो उसे भी कंप्यूटर में 1 बिट कहा जाता है, और अगर केवल 1 लिखा हुआ है तो उसे भी 1 बिट के नाम से बोला जाता है। ठीक, अब आगे सुनिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला आपको कि डिजिटल कंप्यूटर हो, है ना, या डिजिटल शब्द के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो इसके पीछे भी है ना कॉन्सेप्ट सारा का सारा इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली का ही होता है ना। या फिर इस बात को आप ऐसे कह दीजिए कि अगर हमें कंप्यूटर चलाना है तो इसे चलाने के लिए बिजली यानी कि विद्युत की आवश्यकता ही होती है। और जब इलेक्ट्रिसिटी या बिजली की बात चलेगी तब वहाँ पर एक शब्द कंसीडर किया जाएगा, और वो है वोल्टेज। ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कितनी पावर का करंट है, कितनी पावर की इलेक्ट्रिसिटी है, येस और नो। जैसे उदाहरण के लिए हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई आती है वो 220 से 240 वोल्टेज का इलेक्ट्रिकल करंट होता है। तो पता चल गया ना कि कितनी पावर है करंट की। अगर आपके घर के आसपास कहीं या कॉलोनी सेक्टर में कहीं पर ट्रांसफॉर्मर रखा हुआ है तो उसके पास 11,000 वोल्टेज की पावर आ रही होगी, है ना। या कोई बड़ा बता दिया मैंने, और छोटा होगा तो 440 वोल्टेज का रखा होगा, है ना। जो खेतों में होके पावर सप्लाई जा रही होती है, बिजली के खंभे या बिजली के, है ना, वो जो बड़े बड़े से खंभे होते हैं जो तार जा रहे होते हैं खेतों में होकर, वो 24,000 वोल्टेज की इलेक्ट्रिकल पावर होती है। तो इस तरीके से है ना वोल्टेज के थ्रू माप लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल करंट की पावर क्या है। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर वोल्टेज शब्द का यूज़ होगा। और वोल्टेज में ना 2 चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, या 2 कंडीशन मिलेंगी, एक तो हाई और दूसरी लो। ये चीज़ हमने खुद भी प्रैक्टिकल करी है कि हमारे घर में भी कभी कभी है ना इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन होता है, यानी कभी तो है ना वोल्टेज ज़्यादा हो जाती है, कभी वोल्टेज कम हो जाती है। इसके लिए आज के समय घरों में एक सोल्यूशन भी लगाया जाता है, और वो सोल्यूशन है स्टेबलाइज़र, है ना। कुछ पर्टिकुलर आइटम के साथ तो पहले स्टेबलाइज़र अलग अलग लगा दिए जाते थे, जैसे फ्रिज के साथ स्टेबलाइज़र, टीवी के साथ स्टेबलाइज़र अलग अलग लगते थे, है ना, एसी के साथ स्टेबलाइज़र। बट आज के डेट में क्या होता है कि अगर ऐसी कंडीशन कहीं है, वोल्टेज कम ज़्यादा होती रहती है, तो पूरे घर के लिए ही स्टेबलाइज़र लगा देते हैं। यानी कि स्टेबलाइज़र के पास वोल्ट इलेक्ट्रिकल करंट आएगा, और इसमें अगर फ्लक्चुएशन हो रहे हैं तो स्टेबलाइज़र खुद ही है ना एक स्टेबल वोल्टेज है ना आपके घर में प्रोवाइड करता रहेगा। अपने आप ही ऑटो कट होता रहता है, कभी ज़्यादा है तो कम करेगा, कम है तो ज़्यादा कर देगा। तो आजकल घरों पूरे घर का सोल्यूशन है एक कंप्लीट स्टेबलाइज़र, वो आजकल लोग लगा लेते हैं। ठीक है जी, तो क्या चीज़ पता चली हमें कि वोल्टेज में ना 2 कंडीशन है, या तो वोल्टेज हाई हो सकती है या लो हो सकती है। ठीक, अब इसी हाई और लो वोल्टेज को हमें मैनिपुलेट करना है अपनी मर्जी से। जैसे हम चाहते हैं कि वोल्टेज है ना किसी भी परिपथ या सर्किट में हाई वोल्टेज भेजें। ये बात ध्यान रखिएगा कि पूरे कंप्यूटर में एक शब्द बहुत बार इस्तेमाल में लाया जाएगा, सर्किट, या हिंदी में जैसे परिपथ कहते हैं, यानी कि वो रास्ते जिनमें होके इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो हम अपनी मर्जी से किसी सर्किट या परिपथ में हाई वोल्टेज का करंट भेज रहे हैं, फिर हमने लो वोल्टेज का करंट भेजा, फिर हमने लो वोल्टेज का करंट भेजा, फिर हमने हाई वोल्टेज करंट भेज दिया, फिर हमने लो वोल्टेज का भेज दिया, फिर हमने हाई वोल्टेज का भेजा, फिर हमने हाई वोल्टेज का, फिर हमने हाई वोल्टेज का, और फिर लो वोल्टेज का करंट भेज दिया। अब देखना, ये जो हाई लिखा है ना इसी को आप 1 कह दीजिए, और जो लो लिखा है उसे आप 0 कह दीजिए। तो देखो, अगर वोल्टेज लेवल हाई था तो इसे 1 कह दो, अगर वोल्टेज लेवल लो था तो इसे 0 कहेंगे। यहाँ पर भी लो था 0, यहाँ पर हाई हो गया था तो इसे 1 कह देंगे, यहाँ पर लो था तो इसे 0 कहिए, यहाँ पर हाई था तो यहाँ पर 1 कह देंगे, यहाँ पर हाई वोल्टेज थी
तो 1 कहेंगे। यहाँ पर भी हाई वोल्टेज थी तो यहाँ 1 कह दीजिए, और यहाँ पर लो वोल्टेज थी तो इसको 0 कह देंगे। तो इस तरीके से हमने नोटिस किया कि यहाँ पर है ना एक एक पैटर्न मिल गया हमको। इलेक्ट्रिसिटी करंट जो था हमारा, उसके वोल्टेज में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उसको अगर हम अपनी मर्जी से भेजें, यानी कभी हाई भेजें कभी लो भेजें, और इस तरीके से है ना हम एक पैटर्न बना लेंगे और वो पैटर्न 0 1 का बन जाएगा। इस तरीके से बन गया है नहीं। अब एक बात और ध्यान रखिए कि ये 0 1 का जो पैटर्न है ना, ये केवल बोर्ड पर समझने और समझाने के लिए होता है। ये ऐसा कहीं रियल में नहीं है कि आप है ना कभी कंप्यूटर को खोल के देखने लगो और देखो कि कहाँ है 0 1, आज देख के ही मानूंगा। तो ऐसा आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा, कहीं पे भी आपको 0 1 नहीं दिखेगा। ये केवल समझने समझाने के लिए कागज पे या बोर्ड पर ऐसे लिखा जाता है बस। ठीक है जी। तो बेसिकली हमने यहाँ पर ये नोटिस किया कि हमारा कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट है तो वोल्टेज का कॉन्सेप्ट है, और वोल्टेज में दो कंडीशन होती है, हाई और लो। और हाई और लो कंडीशन से हमने एक 0 1 0 1 वाला कोड बना लिया। ठीक है। अब एक बात और, ये जो 0 1 0 1 वाला जो कोड होता है ना बेटा, इस कोड को है ना एक भाषा के अंतर्गत बोला जाता है। जैसे कंप्यूटर में है ना एक भाषा का नाम इस्तेमाल किया जाता है जिसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको मशीन भाषा कहा जाएगा। और ये भी अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर बिल्कुल कोर में, कोर मतलब समझ गए, बिल्कुल अंदर की तरफ कौन सी भाषा को समझता है, तो आंसर है मशीन लैंग्वेज। ऊपर की तरफ और भी भाषाएं हो सकती है। ठीक है, कंप्यूटर के ऊपर की तरफ मतलब हम और कंप्यूटर जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं वो भाषाएं कोई और भी हो सकती हैं, बट कंप्यूटर के अंदर कोर में जो भाषा इस्तेमाल में लाई जा रही है उसे मशीन लैंग्वेज कहा जाता है, यानी कि यही 0 1 वाली। तो अब इस मशीन भाषा में जो भी आप लिखते हैं, ये जो 0 1 की फॉर्म में आपने लिखा है, इस कोड को, ठीक है, जैसे किसी हिंदी भाषा में कुछ आप लिखेंगे तो वहाँ शब्द शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और अगर इंग्लिश भाषा में लिख रहे हैं तो आप वहाँ पर वर्ड शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी कंप्यूटर की भाषा में जो भी आप लिखते हैं उसे कोड कहते हैं। तो बेसिकली मशीन लैंग्वेज में लिखा जाने वाला कोड किन नामों से जाना जाता है, आप उसे मशीन कोड कहेंगे। यानी ये जो कोड लिखा है इसे मशीन कोड कह दीजिए। अगर आप मशीन कोड नहीं कहना चाहते हैं तो आप इसे बाइनरी कोड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये 0 1 की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है। और अदरवाइज इसका एक तीसरा नाम भी और इस्तेमाल में लाया जाता है कंप्यूटर के अंदर, और वो है ऑब्जेक्ट कोड। यानी कि अगर आपके सामने ऐसा 0 1 0 1 का कोई कोड लिखा हुआ है तो उसे मशीन कोड, बाइनरी कोड या ऑब्जेक्ट कोड, तीनों में से कोई भी नाम से बोला जा सकता है। ठीक है बेटा। और ये तीनों कोड किस भाषा के अंतर्गत बोले जा रहे हैं, तो आंसर है मशीन लैंग्वेज। ठीक है। तो यहां तक है ना, पहले तो आप नोट कीजिए, और कोई डाउट है तो आप आराम से मेरे से पूछिए। जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि बच्चे ने लिखा है सर 0 1 का कॉन्सेप्ट रियल में 0 1 नहीं होता है। हाँ, नहीं होता। यही तो बताया था कि कभी कोई जिद करने लगे, कोई बोलने लगे कि मैं तो 0 1 का कॉन्सेप्ट देखना चाहता हूँ, देख के मानूंगा आज, तो आपको दिखेगा ही नहीं कहीं। आपको कंप्यूटर के अंदर सर्किट्स दिखाई देंगे, परिपथ दिखाई देंगे जिनमें होके इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करता है, बस इतना हो सकता है। बट आपको रियल में 0 1 कहीं दिखाई नहीं देगा, क्योंकि 0 1 होता ही नहीं है। वो तो बस इलेक्ट्रिसिटी जो वोल्टेज है उसमें आने वाले फ्लक्चुएशन को हम नाम दे रहे हैं खुद से समझने के लिए। ठीक है। तो एक बार कंक्लूजन देख लो, फिर मैं रब करके आगे बढ़ूंगा कि आज की डेट में हम जिन कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं उनको डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। उनकी कई कैटेगरी बनी होती हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर में, डिजिटल शब्द का मतलब बेसिकली आप कह सकते हैं कि डिजिटल का जो कॉन्सेप्ट है वो बाइनरी पर आधारित है, जो कि बाइनरी में 0 और 1 दो वैल्यू मिलती हैं हमको। ठीक है। और 0 को भी 1 बिट और 1 को भी 1 बिट कहते हैं। बट ये बाइनरी का कॉन्सेप्ट कैसे आया, तो वो आता है इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी होगी तो वोल्टेज कंसीडर होगी, और वोल्टेज में दो लेवल हो सकते हैं, हाई और लो। अब उन्हीं हाई लेवल या लो लेवल को हमने मैनिपुलेट कर दिया अपनी मर्जी से, यानी हम हाई करंट भेजेंगे या लो भेजेंगे, हाई भेजेंगे, वो हमारे ऊपर है, हम भेज रहे हैं अपने अनुसार। तो जैसे हम अपने अनुसार भेजेंगे तो उनको फिर 0 1 की फॉर्म में लिख लेंगे, और इसी 0 1 से हमने एक भाषा बना ली कंप्यूटर की जिसको मशीन लैंग्वेज कहा गया। और मशीन लैंग्वेज में जो कोड लिखेंगे उनको इन तीनों नामों से बोला या जाना जाता है। बताओ बेटा, बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है जी। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद है ना हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि एक शब्द हमें और परेशान करता है। हमने कई बार है ना पेपर में देखा है कि एक शब्द है उसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं या कई बार पूछ लेते हैं कि इसका उदाहरण बताइए, और वो है पीसी नाम का शब्द। देखिए पीसी नाम के शब्द की अपनी एक फुल फॉर्म भी होती है और मैं समझता हूँ आज की डेट में सब लोग जानते भी होंगे। इसे बेसिकली पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। और एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, फिर भी है ना लोग कंफ्यूजन के चक्कर में इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर बैठते हैं। क्या है कंफ्यूजन और क्या है कॉन्सेप्ट, समझाता हूँ। जब ये कहा या पूछा जाता है ना कि पीसी का उदाहरण बताइए, पीसी का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है, तो सभी लोगों के दिमाग में ना एक इमेज बनती है कि किसी टेबल पर परमानेंट रखा हुआ कंप्यूटर ही पीसी कहलाता है, यानी पर्सनल कंप्यूटर। बट ऐसा नहीं है। देखो पीसी शब्द है ना दुनिया में सबसे पहली बार 1962 में 1962 की बात है, तब आया था। न्यूयॉर्क टाइम्स है ना अमेरिका में एक, अब आजकल न्यूयॉर्क टाइम्स का तो अखबार भी है, उस समय कोई मैगजीन छपती थी न्यूयॉर्क टाइम्स नाम से। तो उस न्यूयॉर्क टाइम नाम की मैगजीन में किसी ने एक आर्टिकल लिखा था, 1962 की बात बता रहा हूँ। तो उस समय एक आर्टिकल लिखा था, एक लेख लिखा था किसी ने, और उसमें लिखा हुआ था कि आने वाला भविष्य या आने वाला समय वो होगा जब सबके पास अपने खुद के पर्सनल कंप्यूटर हुआ करेंगे। तब उसने पीसी शब्द का इस्तेमाल किया था, पर्सनल कंप्यूटर। फिर धीरे धीरे कंप्यूटर एवोल्यूशन हुआ, यानी कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी एडवांस होती चली गई, और फिर धीरे धीरे सबके पास अपने पर्सनल कंप्यूटर आते चले गए। यानी कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप मार्केट जाइए, अपना खुद का पर्सनल कंप्यूटर खरीद के लेके आ जाइए। ठीक है ना। तो पर्सनल कंप्यूटर का जब आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए तो क्या होगा, देखो जी, डेस्कटॉप कंप्यूटर, यानी कि किसी टेबल पर परमानेंट रखा हुआ जो कंप्यूटर सेटअप आपको दिखता है जिसे डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं, वो आपका पर्सनल कंप्यूटर भी है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई लैपटॉप है या फिर कोई नोटबुक नाम का भी कंप्यूटर है तो उसको भी पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। अब यहाँ पर एक छोटी सी कहानी आपको समझाता हूँ, सुनना ज़रा ध्यान से। मैं हर बार है ना लैपटॉप और नोटबुक के बीच में ऐसे एक फॉरवर्ड स्लैश बना देता हूँ। ऐसा क्यों? मैं लैपटॉप को अलग और नोटबुक को अलग क्यों नहीं लिखता? तो इसके पीछे भी एक कहानी है, छोटी सी सुन लीजिए कि बेसिकली होता क्या है। आज की डेट में आज की डेट में लैपटॉप और नोटबुक दोनों कंप्यूटर एक जैसे एक समान होते हैं। यानी अगर आपके पास कोई लैपटॉप है, लैपटॉप का नाम भी कैसे दिया गया कि एक कंप्यूटर जैसे आप अपनी गोद में लैप में रख के इस्तेमाल कर लें तो इसका नाम है लैपटॉप। यानी कहीं भी बैठ जाओ और गोदी में रख के आप ऐसे यूज़ करते रहो। तो आज की डेट में जो लैपटॉप है ना और नोटबुक दोनों सेम है। यानी कोई कंपनी लैपटॉप बना रही है और या कोई कंपनी नोटबुक नाम से कंप्यूटर बना रही है, दोनों सेम होते हैं। बट ऐसा क्यों, सबको लैपटॉप ही क्यों नहीं बोल रहे हैं, नोटबुक नाम अलग से क्यों दे रहे हैं? तो बेटा बात है ये कि 2014-15 से पहले कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो कंप्यूटर बनाती थी, उन्होंने ना स्टूडेंट के सेगमेंट में, या ऐसे बोलिए कि स्टूडेंट को दिमाग में रखते हुए कम हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन वाले और कम सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन वाले कुछ कंप्यूटर बनाए थे, जिनको उन्होंने नोटबुक कहा था, और बोला था कि ये हम स्पेशली स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं। बट ये कैटेगरी है ना बहुत दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाई। मतलब कि स्टूडेंट कितने होंगे, यानी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं और वो पर्टिकुलर लोग ही इस्तेमाल करेंगे, तो कब तक और कितने बनेंगे, है ना। तो फिर फाइनली ऐसा हो सकता है कि है ना नोटबुक ज़्यादा नहीं बिक रहे होंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर निर्माता कंपनियों ने फिर ये सोचा कि है ना जो स्टूडेंट को दिमाग में रखते हुए नोटबुक वगैरह बना रहे थे उसको बंद करो, उस कैटेगरी को बंद करो, सीधे है ना लैपटॉप ही बनाओ। अब मल्टीपर्पज़ बना दो, यानी कि किसी स्टूडेंट को काम करना है तो भी लैपटॉप पे काम करे, किसी प्रोफेशनल आदमी को काम करना है तो उसको भी लैपटॉप पे ही काम करना है, सबके लिए लैपटॉप बना दो। ठीक है। बट ये नाम है ना अभी भी इस्तेमाल में लाया जा रहा है। जैसे कोई कंपनी है कंप्यूटर बना रही है, बिल्कुल लैपटॉप बेचेगी, लैपटॉप दे रही है, बट उसका नाम नोटबुक कर देती है। जैसे एप्पल के कंप्यूटर्स के केस में आपने मैकबुक नाम सुना होगा, जबकि होता वो लैपटॉप ही है। समझ में आ रही है बात? तो आज की डेट में लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, मैकबुक हो गया, ये सब है ना लैपटॉप ही होते हैं। बट ऐसा हो सकता है कि पहले कोई और नाम किसी और वजह से इस्तेमाल में लाया जा रहा हो। ठीक है जी। एक छोटा सा है ना, एक छोटा सा विराम लूंगा मैं। ये बैटरी का सिंबल आ गया अचानक, कैसे होता तो नहीं है। केवल 1 मिनट का है ना समय लूंगा मैं आप सभी लोगों का, अभी चेंज कर देता हूँ।
चलिए शुरू करते हैं। ऐसा होता नहीं है, पता नहीं अचानक कैसे बैटरी डाउन हो गई इसकी। ठीक है, तो मैं ये समझा रहा था आप सभी लोगों को कि आज की डेट में ना चाहे कोई कंपनी किसी भी नाम से बना दे, पर होता वो लैपटॉप ही है। ठीक है, तो इसलिए ना लैपटॉप ही नोटबुक है, नोटबुक ही लैपटॉप है आज की डेट में, इसलिए मैं दोनों को एक साथ एक ही जगह पे लिख रहा हूँ। ठीक, अब आगे देखते हैं। इसके बाद है ना, अगर यहाँ लिखा जाए टैबलेट, टैबलेट तो वो भी है ना आपका पीसी कहलाता है, यानी आपका पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, जिसको शॉर्ट में टैब भी कहा जाता है। बस अब आप बोलेंगे सर माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आपने दो नाम और लिखवाए थे नीचे, स्मार्टफोन और साइंटिफिक कैलकुलेटर, क्या वो पीसी नहीं होते हैं? नहीं, उनको पीसी नहीं बोलते हैं। आप बोलेंगे सर स्मार्टफोन भी तो बिल्कुल पीसी वाला सारे काम कर रहा है, तो उसे पीसी क्यों नहीं कह रहे हो? बेटा स्मार्टफोन फोन होता है पहले, कंप्यूटर नहीं। ये सारे कंप्यूटर होते हैं, भले इनको बाद में फ़ोन जैसा बना लिया जाए। जैसे इनको फ़ोन जैसा कैसे बना सकते हैं? टैब नहीं आते फ़ोन वाले, आप अगर ना कोई टैब खरीद के लेके आ रहे हो तो उसमें फंक्शन होता है कि आप उससे एज ए फ़ोन की तरह बात भी कर लेते हो। बट जब आप इसे खरीद के लाते हैं टैब, तब उस समय ये आपका पर्पस नहीं होता कि मैं इससे फ़ोन करूंगा। आपका पर्पस होता है कि आप इससे कंप्यूटर वाला काम करेंगे, भले ही उसमें एक फंक्शन दे दिया फ़ोन का, तो ये कंप्यूटर है। अब फ़ोन जब खरीदने जाते हैं या स्मार्टफोन खरीदते हैं, तो सबसे पहला पर्पस होता है फ़ोन करने वाला। वो एक अलग बात है कि स्मार्टफोन को इतना स्मार्ट बना दिया गया है कि आप उससे कंप्यूटर वाले भी काम कर लेते हैं। आप समझे या नहीं? तो स्मार्टफोन एक फ़ोन है, कंप्यूटर नहीं है। बट कंप्यूटर वाले सारे काम हो सकते हैं, इसलिए स्मार्टफोन को पर्सनल कंप्यूटर नहीं कहेंगे। और ऐसे ही साइंटिफिक कैलकुलेटर से कुछ लिमिटेड कैलकुलेशन ही की जा सकती हैं, इसलिए उसको भी पर्सनल कंप्यूटर नहीं कहा जाता। ठीक है जी, तो पर्सनल कंप्यूटर के केस में ना ये तीन नाम आपके सामने आएंगे, यानी डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक और टैबलेट। नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, तो अब है ना एक काम करेंगे, देखो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि हम है ना बेसिकली इस चैप्टर में, यानी कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर या कंप्यूटर की संरचना में बेसिकली किसे प्रॉपर तरीके से समझेंगे, वो है डेस्कटॉप कंप्यूटर। इसी से है ना हमें कंप्यूटर की संरचना, ठीक है, समझ में आएगी प्रॉपर तरीके से। तो अगर आप किसी टेबल पर परमानेंट इस तरीके से रखा हुआ कोई कंप्यूटर देखते हैं बेटा, तो उसी को क्या बोला जाता है? उसी को डेस्कटॉप कंप्यूटर के नाम से बोला जाएगा। समझ में आ गई बात? ये जनरली मॉनिटर है, ठीक है, इसे मॉनिटर कहते हैं। मॉनिटर का सिंपल सा मतलब डिस्प्ले भी कह सकते हैं इसको, या वीडीयू यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी इसे बोला जाता है। ये हो गया बेटा कीबोर्ड, ये हो गया माउस, और ये जो डब्बा है इसे सिस्टम यूनिट के नाम से बोलते हैं, या फिर इसको कैबिनेट के नाम से भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप सो है ना, जो मैंने आज की डेट में आपको एक बेसिक फंडामेंटल समझाया कंप्यूटर का, वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो अब है ना हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और यहीं से सब कुछ स्टार्ट करेंगे जहां मैंने छोड़ा है, और यहीं से एक एक करके ना कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पूरा कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे। ठीक है, मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ आपको कि अगर आप प्रॉपर तरीके से केवल क्लास को सुनते भी जाएंगे ना, तो भी आप अपने एग्जाम में फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो क्लास को ज़रूर सुनिए, लिखने का मन है तो लिखिए, नहीं है तो मैं आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कर दूंगा, क्लास पीडीएफ, जिससे आप है ना रिवीजन कर सकते हैं बाद में, बट क्लास को देखना ज़रूरी है। ठीक है, जाते जाते ना आप सभी लोगों को ये बोलूँगा कि अगर आप है ना कभी भी, अगर कोई अपने खुद से भी पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें थ्योरी मत पढ़िएगा। थ्योरी इतनी सफिशिएंट है जितनी मैं करा रहा हूँ। आप एमसीक्यू पढ़िएगा, और एमसीक्यू पढ़ने में कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी आए तो आप मुझे पूछते रहिएगा, है ना। जैसे मान लो कोई एमसीक्यू आप पढ़ रहे हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और उसमें कोई डाउट आता है, तो उसका फोटो खींचकर या स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझे भेज देना। मैं जितना जल्दी होगा आपको रिप्लाई कर दूंगा। व्हाट्सएप नंबर अगर नहीं पता हो तो नोट कर लीजिए, 8448832987। ठीक है जी, तो आशा करता हूँ कि जो मैंने आज एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाया कंप्यूटर का, वो आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में इसके आगे से शुरुआत कर देंगे। तब तक के लिए नमस्कार सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।